ठीक है, हेडिंग हो गया हमारे पास प्लांट किंगडम। सुनिए, कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी है प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम की सबसे खास बात क्या होती है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से? 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि इनके क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, पहला दिया जाएगा मैच दी कॉलम से, ठीक है, और विद एग्जांपल। यानी इनका पहला क्वेश्चन कहाँ से उठेगा बताइए? एक तो मैच दी कॉलम से उठेगा, मैचिंग कॉलम से उठेगा, उठने के चांसेस जहां जहां से होते हैं, ठीक है। और दूसरा उठेगा तो हमारे पास एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे उठेंगे? एग्जांपल से। थर्ड क्वेश्चन अगर उठेगा तो लाइफ साइकिल से उठेगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, या फिर सीड हैबिट या प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये सब क्वेश्चन। क्लियर? यानी दूसरा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन उठने के चांसेस कहां से होते हैं? सीड हैबिट या हैबिटेट से हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल से। और आई थिंक हमें लग रहा है लाइफ साइकिल हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है। पेज नंबर 42 देखिए है, हटा दिया गया सर लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, 3 तरीके के लाइफ साइकिल पढ़ने होते हैं। हमें मेन पॉइंट यहाँ पे मुद्दा ये समझना, पेज नंबर कितना है? 42 है ना कि 43? 42, ठीक है। नई एनसीईआरटी का तो पता नहीं, ठीक है। नई एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं लाइफ साइकिल। क्लियर? यानी वो अपने को नहीं पढ़ना उतना ज्यादा, बट हम पढ़ाएंगे क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को अच्छे से समझना है। जब तक हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर की जान हम नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास क्या समझना है? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का मतलब समझना है, तभी हम क्या कर सकते हैं? लाइफ साइकिल समझा पाएंगे आपको, कब मियोसिस कब माइटोसिस हो रही है। बाकी मैक्सिमम चीजें हम आपको पढ़ा दी हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन में। कौन सी सेल्स माइटोसिस करेगी, कौन सी सेल्स हमारे पास मियोसिस करेगी। क्लियर? डिप्लॉयड सेल्स मियोसिस करेंगे और हैप्लॉयड सेल्स क्या करेंगी? माइटोटिक करेंगी, अगर गैमेट बनाना होगा तो। क्लियर? ऐसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हमें समझना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास प्लांट किंगडम में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमें पढ़ना है कि इनके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी इनमें 5 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहला पढ़ना हमें किसके बारे में? एल्गी के बारे में, फिर उसके बारे में ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म। क्लियर? यानी अगर हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में, तो प्लांट किंगडम में ये सब के सब क्या है? इनके डिवीजन है। फाइलम नहीं बोलेंगे हम इनको, क्या बोलेंगे? डिवीजन बोलेंगे। फाइलम हम किस केस में बोलते हैं? एनिमल के केस में, ठीक है। किंगडम हमारे पास किससे मिलकर के बना है? इन्हीं सब डिवीजन से मिलकर के बना है। पहला क्या याद रखना है? ब्रायोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनमें यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। हमारे पास क्या होता है कि जितने फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करेंगे तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा था? टेरिडोफाइट। सबके जिक्र करेंगे, क्लियर। अब हमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान समझिए। किसी भी एल्गी के बारे में या ब्रायोफाइट के बारे में या टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म किसी के बारे में पढ़ाएंगे, आपको 5 पॉइंट ही याद रखने हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना था तो 5 ही पॉइंट, हम 10 पॉइंट बताते थे। पहला कि वो पाए कहाँ जाते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट, याद आ रही है। दूसरा क्या पढ़ते थे? उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, यानी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, कॉलोनियल है या फिलामेंटस है, ये सब स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर है या फिर वेल डेवलप्ड उनके अंदर पाए जा रहे हैं, जाइलम एंड वेसल्स, या फिर हम कह सकते हैं फ्लोएम। क्लियर? ये सारी चीजें बता रहे हैं स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर प्लांट किंगडम है तो उनके पास क्लोरोफिल जरूर होगा और वो फोटोसिंथेसिस जरूर करेंगे, ठीक है। बट किस टाइप का क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल ए होगा या क्लोरोफिल बी होगा या जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड, या कितने तरीके के पिगमेंट होंगे वो भी डिसाइड किया जाता है।
क्लियर, जैसे हम फ्यूकोजेंथिन बोलते हैं, फ्यूकोइरिथ्रिन बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट के बारे में याद रखना है, ये स्ट्रक्चर में ही आएंगे हमारे पास। यानी न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन है तो किस तरीके का न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, क्लियर। और ऑटोट्रॉपिक में भी कैसा, ऑक्सीजेनिक या एनऑक्सीजेनिक, ये सारी बातें याद रखनी है, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि पहला हमने क्या याद रखा, हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरा क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है, उनके स्ट्रक्चर के बाद आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद आता है कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, क्लियर। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस से ही एक क्वेश्चन उठेगा आपसे, क्लियर। तो पांचवा पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है आपके, किसी भी तरीके के अगर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठेंगे, एग्जाम्पल पे ही फोकस करना है। कब तक, लगातार 1.5 महीने तक आपको याद रखना है। अभी ये क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम, फिर इसके बाद एनिमल किंगडम चलेगा, फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी चलेगी, फिर इसके बाद एनाटॉमी चलेगी। ये जो 4 चैप्टर हैं आपके एग्जाम्पल से ही, एनाटॉमी से उतना ज्यादा तो एग्जाम्पल नहीं है, क्लियर, बट मॉर्फोलॉजी और हमारे पास प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, एग्जाम्पल ही याद रखने उनके। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात, एडिशनल चीजें नहीं पढ़नी है। हम अभी तक जेनेटिक्स में या अभी तक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करते थे, कई बार चीजें एडिशनल पढ़ाते थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता था, बट पूछा जाता था क्वेश्चंस। यहाँ पे सबसे खास बात इस चैप्टर की, जो 4 चैप्टर मैं बता रहा हूँ, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमी हो, एनसीईआरटी से एक भी बाहर नहीं आते क्वेश्चंस, लाइन से ही आएंगे आपसे, एक भी बाहर नहीं पढ़ना, एक भी एडिशनल चीजें नहीं पढ़नी है। समझ रहे मेरी बात? यानी क्या है कि आपको इन चैप्टर में सबसे पहले यही बात याद रखनी है, पढ़ना क्या है, ठीक है। यानी सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है बस, एक भी चीज बाहर की आए उसको छोड़ देना। कभी भी नहीं पूछा गया है, आप ट्रेंडिंग देख लीजिएगा 10 साल का 15 साल का, कभी भी बाहर से एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं और ना आएंगे, बनते ही नहीं क्वेश्चन वहां से, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन से आते हैं। और यही 4 चैप्टर को लेकर के, और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड, ये शुरू के जो 4-5 चैप्टर हैं, लोगों को लगता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही भर एनसीईआरटी से उठते हैं। मैक्सिमम ह्यूमन फिजियोलॉजी देख लीजिए आप, प्लांट फिजियोलॉजी देख लीजिएगा, जेनेटिक्स देख लीजिए, बायोटेक, वहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठेंगे, जितने एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जितने भी प्रैक्टिकली चीजें होती हैं, वो सब केस बेस पे बनाते हैं। तो यही बात याद रखनी है, एक भी बाहर एनसीईआरटी से नहीं आना, क्लियर, और ना आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले प्लांट किंगडम में लिखते हैं हमारे पास, क्लियर, यही डिवीजन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, जल्दी करिए। अब सुनते जैसे इस चैप्टर में हमें बेसिकली 4 लोगों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? शुरू के जो 4 हैं, क्लियर। इन वाले के लिए हमारे पास एंजियोस्पर्म के लिए पूरा का पूरा चैप्टर ही है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, क्लियर। हम 3 चैप्टर लगातार पढ़ाएंगे अगर ये चैप्टर खत्म होगा। पहला क्या पढ़ाएंगे, ये चैप्टर प्लांट किंगडम खत्म ही हो रहा है, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। अब एंजियोस्पर्म से रिलेटेड एक पॉइंट बचेगा बस, रिप्रोडक्शन, तो उसी दौरान हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा देंगे, एंजियोस्पर्म हमारा खत्म हो जाएगा, क्लियर। ये चैप्टर की सूरत ऐसे ही होगी, क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ, अब वो पढ़ाना नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट हम 12th क्लास में घुस जाएंगे, क्लियर। तो हमारे पास क्या आता है कि हमें पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो अप्रोच सबसे पहले बताइए क्या पढ़ेंगे हम, इन किसी के बारे में, हैबिट्स एंड हैबिटेट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, हैबिटेट पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रिशन किस टाइप का है, क्लियर। चौथा हमारे पास क्या आएगा कि इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस और रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास एल्गी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी हेडिंग, एल्गी। एल्गी सुनते जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मुझे एल्गी ही पढ़ना है
तो क्यों ना मैं पहले एग्जाम्पल एल्गी के पढ़ लूं, ठीक है। मिला जुला करके एग्जाम्पल ही आने हैं, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सबके बारे में कॉमन चीजें बताएंगे, फिर एक एक करके बताएंगे। क्लियर। एल्गी में हमारे पास 3 तरीके की एल्गी होती हैं। कितने तरीके की एल्गी है? 3 तरीके की एल्गी है हमारे पास। एक हमारे पास कैसे एल्गी? ग्रीन एल्गी। एक है हमारे पास ब्राउन एल्गी, और एक है हमारे पास रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी की एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ठीक है। कारा, SUVCC। दूसरा एग्जांपल, सारगासम, इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। सभी के एग्जाम्पल हो गए। चलिए एक बार एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है किसका? ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या याद रखना है? स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास। इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किसका एग्जाम्पल आता है? ब्राउन एल्गी का। ब्राउन एल्गी में हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे याद रखने हैं? सारगासम याद रखने हैं, ठीक है। इक्टोकार्पस याद रखने हैं, लेमिनेरिया याद रखना है, फ्यूकस याद रखना है, डिक्टियोटा याद रखना है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या? रेड एल्गी। रेड एल्गी में हमें क्या क्या याद रखना है? ग्रेसिलेरिया याद रखना है, जेलेडियम याद रखने हैं, पोरफायरा याद रखना है, और पॉलीसाइफोनिया याद रखना है। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपसे, 1 मिनट में तुरंत याद करिए, रट डालिए, ठीक है। किसी भी तरीके से रटना ही है। क्लियर। एग्जाम्पल ही रटने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें हम करा देंगे, ठीक है। एक बार हाथ रख दीजिए कॉपी पर, अपने आप मन से बोल दीजिए, 2 बार अगर करेंगे तो याद हो जाएगा आपसे। क्लियर। चलिए अब सुनते हैं। ऐसे एल्गी के बारे में कॉमन पॉइंट याद रखें, किसी एक एल्गी के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सभी एल्गी के बारे में कॉमन पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। अब हेडिंग डालते हैं हम एल्गी, ठीक है। ये तो एग्जांपल थे एल्गी के। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब सुनते ध्यान से। सुन देते हैं। एल्गी के बारे में हमें पढ़ाना है। एल्गी में सबसे पहले क्या आते हैं बताइए? हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चलेंगे। एनसीईआरटी पहले बोलती है कि जो एल्गी होती है मेनली एक्वेटिक होती है। कैसी होती है बताइए? एल्गी कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। और एक्वेटिक में भी हमारे पास 2 तरीके के, एक हमारे पास कैसे? फ्रेश वाटर, और एक हमारे पास मरीन वाटर। एक कैसे? फ्रेश वाटर, और एक हमारे पास मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी हमारे पास 2 तरीके के,
ठीक है। एक तो हमारे पास फ्लोइंग वाटर होते हैं, कैसे वाटर, फ्लोइंग वाटर, और एक होता है हमारे पास स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है। फ्लोइंग वाटर में कौन कौन आएंगे बताइए, रिवर वगैरह आएंगे। स्टैग्नेंट वाटर में कौन कौन आएगा बताइए, जैसे पॉन्ड वगैरह आएंगे। क्लियर। मरीन वाटर में हमारे पास एक और आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। कैसी वाटर, एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या है, जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं उस जगह को हम बोलते हैं जहां पे मिल रही है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। ठीक है। हमने क्या बोला कि जब कोई भी रिवर मिक्स होती है, किससे बताइए, मिक्स विद मरीन वाटर से, ठीक है, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। जल्दी करिएगा, ऑप्शन देने से। आप हमसे पूछिएगा कि एल्गी कहाँ पे पाई जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे, मेनली एक्वेटिक होती है। ठीक है। बट इनके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसी भी होती है, इनके अनयूजुअल हैबिटेट होते हैं। कैसे होते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। एल्गी के अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब जहां पे नहीं पाया जाना चाहिए वहां पे भी पाई जा रही। ठीक है। जिसमें से हमारे पास नंबर 1 पे आते हैं मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, लकड़ी पे लाइकेन ऑन स्लॉथ बियर। जल्दी करिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सुनते हैं हैबिटेट के बारे में क्या समझा है एल्गी के। आप उससे अगर कोई पूछेगा एल्गी का हैबिटेट बताइए तो क्या बताएंगे, मेनली एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी कैसे, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी दो तरीके के फ्रेश वाटर होते हैं, एक स्टेगनेंट वाटर और एक रनिंग वाटर। ठीक है। रनिंग वाटर में हमारे पास कैसे आएंगी, नदियां वगैरह आती हैं। ठीक है। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ पानी हो, जैसे तालाब वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मरीन वाटर। मरीन वाटर के अलावा ये कहाँ पे पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जहां पे कभी भी कोई भी नदी समुद्र में मिल रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास अनयूजुअल प्लेसेस पे भी इनके हैबिटेट होते हैं, यानी जहां पे नहीं पाए जाते कई जगह पे ऐसे भी अनयूजुअल प्लेस पे भी ये ग्रो कर जाती है। ठीक है। पहला क्या हो गया, जैसे मॉइस्ट सॉइल हो गया, मॉइस्ट स्टोन हो गया, और हमारे पास लकड़ी हो गई, और लाइकेन हो गया, और हमारे पास स्लोथ बियर। ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है स्लोथ बियर के बारे में। क्लियर, अनयूजुअल प्लेसेस के नाम पर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बताइए, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। थायलॉइड होती है। थायलॉइड का मतलब क्या समझेंगे, दैट इज do not differentiated into root, stem and leaf। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, थायलॉइड बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या समझेंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। थायलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। रूट, स्टेम, लीफ में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये क्या करती होंगी, फोटोसिंथेसिस तो करती ही होंगी ना। क्लियर। अब बात आती है कि इनके पास स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक होता है इनके पास। हमें दो चीजें पढ़नी है। क्लियर। दो स्ट्रक्चर पढ़नी है, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और एक हमें पढ़ना है सेल डिटेल।
क्लियर? एल्गी की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही सिंपल होती है। सिंपल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके की भी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? कई तरीके की स्ट्रक्चर होती है इनके पास। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर क्या होती है कि बहुत ही, एल्गी की जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल से लेकर के बहुत बड़ी तक भी होती है, यानी ये बहुत ही वेरी करती रहती है फॉर्म एंड साइज में। यानी हमें क्या याद रखना है कि जो एल्गी होती है, एल्गी वेरी इन फॉर्म एंड देयर साइज, अपनी साइज में और अपने फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन लाती है। ठीक है? सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर के हाई स्ट्रक्चर तक भी ये जाती है। हो गया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए इधर देखते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, अगर इनकी फॉर्म की बात करेंगे तो ये यूनिसेल्युलर भी होती है। ठीक है? यूनिसेल्युलर का मतलब आप क्या समझेंगे, एक ये एल्गी है हमारे पास, ठीक है, ये यूनिसेल्युलर है। ये क्या करते हैं, मल्टी सेल्युलर भी आती है। कैसी होती है? मल्टी सेल्युलर भी होती है। मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या समझेंगे, ये एक एल्गी है, इनके पास कई सारे न्यूक्लियस हैं, कई सारे सेल हैं। ठीक है? ये मल्टी सेल्युलर भी है। कई बार ये होती है क्या है कि फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती हैं कि कई सारी ये कॉलोनियल फॉर्म में भी होती हैं। एक ही एल्गी के अंदर कई सारे कॉलोनी भी होती हैं। ये एल्गी ही है। ठीक? ये कैसा फॉर्म हो गया बताइए? कॉलोनियल। ठीक है? कई बार अगर इनकी फॉर्म की बात करते हैं तो ये कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं कि ये ब्रांच्ड भी होते हैं। ये कई सारे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? इनसे भी ब्रांचिंग ऐसे से निकल रही है। ऐसे लोगों को बोलते हैं पेरेन्काइमेटस थैलस। क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमेटस थैलस। ये क्या हो गया हमारे पास? फॉर्म की बात हो गई। वेरी कर रहा है कि नहीं फॉर्म में ये? ठीक है? जल्दी करिएगा। अब समझे, इनकी साइज की बात कर लेते हैं। फॉर्म हो गया है, अब साइज की बात कर लेते हैं। ठीक है? साइज में क्या होता है कि इनके पास क्या होता है कि सिंगल सेल से लेकर के, यानी माइक्रोस्कोपिक से लेकर के, ये कैसा साइज है बताइए? माइक्रोस्कोपिक साइज है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इनका एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? सिंगल सेल से लेकर के हमारे पास 100 मीटर तक की साइज होती है इनकी। साइज वेरी कर रही है कि नहीं? ठीक है? माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर के 100 मीटर। 100 मीटर किसकी होती है? एक केल्प है। ठीक है? उसकी। और केल्प किसका एग्जांपल है? ब्राउन एल्गी का। एनसीईआरटी पे बने रहिएगा। क्लियर? हो गया? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास, वेरिएबल फॉर्म ऑफ एल्गी। अब सुनते हैं सर। वेरिएबल फॉर्म ऑफ एल्गी। ठीक है? सबसे पहला आता है एल्गी के नाम में यूनिसेल्युलर एल्गी। सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? यूनिसेल्युलर एल्गी। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है? ये कैसे एल्गी है? यूनिसेल्युलर। उसके बाद आता है हमारे पास कॉलोनियल एल्गी की बात करेंगे तो कॉलोनियल में हमारे पास कौन आएंगे? वॉल्वॉक्स आते हैं। ठीक? फिर उसके बाद आता है हमारे पास फिलामेंटस।
क्लोरेला कॉलोनियल में दिया है क्या, देखिए क्लोरेला कॉलोनियल है क्या, सिर्फ बोलबॉक्स है, ठीक है। फिलामेंटस की बात करते हैं। फिलामेंटस एल्गी में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, क्लियर, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा। फिलामेंटस में हमारे पास दो लोग और आते हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी भी आते हैं, रेड एल्गी भी आते हैं, ठीक है, ये भी फिलामेंटस ही होते हैं। हेडिंग आते हैं सेल डिटेल। हेडिंग क्या है हमारे पास, सेल डिटेल। सेल का स्ट्रक्चर हो गया है, सेल डिटेल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो एल्गी है वो एक तरीके का यूकैरियोटिक सेल है, वो एक तरीके का क्या है, यूकैरियोट है, ठीक है। और एल्गी के पास बेसिकली हमें सेल डिटेल में सेल के अंदर क्या क्या पढ़ना है वही हमें देखना है। एक तो प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो सेल वॉल तो जरूर पढ़ेंगे, बोली बात सही है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना होता है हमारे पास सेल डिटेल में, इनके अंदर फ्लैजेला है या नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इनके पास पिगमेंट कौन कौन से हैं और ये स्टोरेज कैसा करते हैं। बेसिकली चार चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है बताइए सेल डिटेल में। सेल डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, सेल वॉल, फ्लैजेला है या नहीं है, पिगमेंट है या नहीं है, स्टोरेज क्या करती है ये, ठीक। आगे बढ़े। सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, सेल वॉल की होगी। ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, ये एक उनके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है हमारे पास, सेल वॉल, ठीक है। अगर इस सेल वॉल की अगर हम डिटेल स्टडी करें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम इलॉबरेट करें अच्छे से तो कैसा दिखेगा कि ये सेल वॉल हम कुछ इस तरीके का बनाए, क्लियर। जो सेल वॉल होती है हमारे पास, जो अंदर की तरफ सेल वॉल होती है ये इनर वॉल होती है। कैसी वॉल हमने बनाया है, ये इनर वॉल होती है, और ये वॉल को हम बोल रहे हैं आउटर वॉल। ये कैसे बोल रहे हैं हम इनको, आउटर वॉल, ठीक है। इनर वॉल ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनर वॉल जो होगा हमेशा किसका बना होगा बताइए, सेल्यूलोज का। इनर वॉल हमेशा किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। आउटर सेल वॉल जो होते हैं वो हमारे पास अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जैसे इनमें कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, इनमें कई सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, क्लियर। ये क्यों होते हैं हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मेडअप होते हैं, मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन। ये डिफरेंट कंपोजिशन के मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर वो रेड एल्गी है या फिर हम ग्रीन एल्गी से स्टार्ट करते हैं, हमने ये कहा कि ये ग्रीन एल्गी की बात कर लेते हैं। ये किसकी बात कर लेते हैं, अगर कोई ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी में किसकी बनी होती है वो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है, अगर ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है तो किसका बना होगा, और अगर ये रेड एल्गी है तो किसका बना होगा, ठीक। अगर कोई भी ये रेड ग्रीन एल्गी है तो पेक्टोज का बना होगा। किसका बना होगा, पेक्टोज का बना होगा। और अगर ये हमारे पास ब्राउन एल्गी है तो वो एल्जिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी, एल्जिन की बनी होगी। और अगर रेड एल्गी है तो ये काराजीन की बनी होगी। किसका बना होगा, काराजीन की बनी होगी। या फिर इसी को हम फ्यूनरी भी बोलते हैं।
ठीक, यानी इनर सेल वॉल जो होती है हमेशा सेल्यूलोज की बनी होगी, आउटर अलग अलग कंपोजिशन के बने होते हैं। ठीक है, आउटर में क्या है, ध्यान समझिएगा कि जितने भी एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरीके से इनका बनावट होता है ताकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बनी रहे, वाटर को एब्जॉर्ब करते रहे। ठीक है, इन सब में सबकी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर सबसे अच्छी है। ठीक है, सबकी अच्छी है, और उनमें भी सबसे ज्यादा क्या है, रेड एल्गी की। क्लियर, यानी ये क्या करते हैं, हमेशा अपने बॉडी को मॉइस्ट बनाए रखने के लिए वाटर एब्जॉर्ब किए रहती है। इनके आउटर सेल वॉल पर हमेशा वाटर आपको देखने को मिलेंगे, पूरी बॉडी क्या होंगे, ये वाटरी होंगे, याद रखना है। क्लियर, काराजिन फ्यूनरी, FUNORY, फ्यूनरी। ठीक है, चलिए, या फिर कई बार आपने देखा होगा कई सारे क्रिकेट वगैरह या फिर मैच वो हो रहे हैं फुटबॉल वगैरह के, तो बारिश हो जाती है। फुटबॉल में तो कोई दिक्कत नहीं होती उतना ज्यादा बारिश होने पर, लेकिन मैच क्रिकेट का हो रहा है तो वहां पे दिक्कत हो जाती है अगर पिच गीली रहती है तो अगर जरा सा बारिश होती है तो वो लोग आकर के एक बोरी में क्या करते हैं, पाउडर लेकर के आते छिड़कने लगते हैं ना। आपने कभी देखा है मैच के दौरान, मैच देखे हो? ठीक है, तो जब भी बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, वो पाउडर ला करके छिड़क देते हैं। वो पाउडर नहीं होता, वो रेड एल्गी होता है और उसके पास अगर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से नमी हट जाती है। क्लियर, फिर वो साइड हटा देते हैं उस चीज को। जहां जहां भी अगर बारिश होती है तो वो देखते हैं पीछे अगर चिपचिपा है तो वो पाउडर ऐसे ऐसे छिड़क देंगे, तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो अपने में। फिर उसके बाद झाड़ू लगा करके हटा देते हैं, यानी पानी भी हट गया, नमी भी हट गई, सब कुछ हट गया। ठीक, तो यही होता है, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यानी ये जो केमिकल कंपोजिशन आपको बताई जा रही है वो क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये क्या करती है, वाटर को होल्ड करती है। यानी इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हाई है। क्लियर, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। सुन लीजिए, जैसे पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है कि एक तरीके का पिगमेंट इज अ केमिकल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बताइए, केमिकल कंपाउंड है विच एब्जॉर्ब सनलाइट, जो कि सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे एक होता है हमारे पास क्लोरोफिल होती है। अब इनमें कई तरीके की क्लोरोफिल होती है, एक हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, एक हमारे पास क्लोरोफिल बी होती है, क्लोरोफिल सी भी होती है, क्लोरोफिल डी भी होती है, कई सारे तरीके के होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है, ए और बी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, सी भी कई बार हम लोग देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास कैरोटिनॉइड, ठीक है, कैरोटिनॉइड में हमारे पास क्या आते हैं, जेंथोफिल्स आते हैं। ठीक है, चलो कैरोटिनॉइड में हमारे पास दो तरीके के पिगमेंट है, एक है कैरोटीन और एक हमारे पास जेंथोफिल्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, ध्यान समझिएगा, ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल जो ए है ये एक तरीके का नेसेसरी पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है बताइए, नेसेसरी पिगमेंट, यानी सब में पाया जाएगा। क्लियर, यानी चाहे वो रेड एल्गी हो, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, सब में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। इनके अलावा जो भी सब आएंगे सब के सब कैसे आएंगे, एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, यानी क्लोरोफिल ए ही हमारा सिर्फ और सिर्फ कैसा है, नेसेसरी, बाकी सब के सब यहां से लेकर के यहां तक जो भी देख रहे हैं आप, सब के सब कैसे हैं बताइए, एसेसरी पिगमेंट है। कैसे पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है। क्लियर, अब बात आती है हमारे पास ग्रीन एल्गी की। अगर मैं बात करूं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं,
ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, नंबर 1, तो इनके पास क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और साथ में क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा। ठीक है, जल्दी करिएगा, हो गया। ये आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, क्लियर, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर उसके अलावा भी अगर जानना चाहते हैं तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास ब्राउन एल्गी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास ब्राउन एल्गी। चलिए, इनके पास क्या होता है कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इनके पास फ्यूकोजेंथिन पाई जाती है। जेंथोफिल्स में भी किसका डेरिवेटिव, फ्यूकोजेंथिन पाई जाती है। क्लियर। अगर हम थर्ड पॉइंट में रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में हमारे पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल डी पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक पॉइंट नोट डाल करके याद रख लेना है आपको, ठीक है, याद तो होगा ही। ठीक है, पिगमेंट्स आर लोकेटेड या प्रेजेंट इन, कहां पे बताइए, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्ट में। ठीक है, जो कि आगे चल करके किस में मदद करता है, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो आगे चल करके किस में मदद कर रहा है बताइए, फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। क्लियर, किस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड इन एल्गी। एल्गी के अंदर किस तरीके का स्टोरेज होता है। क्लियर, ध्यान समझिएगा। खाना बनेगा क्या बताइए, ग्लूकोज ही तो फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनेगा बताइए, बट स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट एल्गी। यानी अलग अलग एल्गी में अलग अलग क्या बनेगा बताइए, स्टोर होगा। ठीक है, बनता तो ग्लूकोज ही है बट स्टोर किसी और फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड स्टोर, अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, क्या पढ़ रहे हैं, अगर ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हैं तो ब्राउन एल्गी में हमारे पास लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में, लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में, या इसी को हम एक दूसरा भी नाम होता है, ठीक है, अलग फॉर्म होता है मैनीटॉल, इसमें भी स्टोर होते हैं। अगर ये रेड एल्गी है, अगर ये क्या है, रेड एल्गी है, तो जो रेड एल्गी होती है उनमें जो स्टोर्ड होता है फूड वो फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं। कैसा स्टार्च होता है बताइए, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर
similar to amylose and amylopectin, इनके सिमिलर है स्ट्रक्चर, ठीक है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में लिखेंगे, ये फीचर है हमारे पास, किसका फीचर है, सिंगल सेल्ड का, ठीक है। मल्टी सेलुलर में नहीं पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर में कब पाए जाएंगे, गैमेट्स में, ठीक है, जैसे स्पर्म में फ्लैजेला पाए जाते हैं, यानी वो स्पर्म हमारा कैसा है, सिंगल सेल्ड है। समझ आ रही बात। दूसरा पॉइंट आता है कि ये क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे कोई एक बॉडी हमने बनाया, इस बॉडी में कुछ इस तरीके के निकल रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्लैजेला ही है, यानी एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है बताइए, इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि किस में मदद कर रहा है, विच हेल्प इन मूवमेंट इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें ये भी बात याद रखना है कि अगर कोई भी फ्लैजेला पाए जा रहे हैं तो ये एक्टिव मूवमेंट कराते हैं। कैसे मूवमेंट कराते हैं, एक्टिव मूवमेंट। जैसे ये कोई एक बॉडी है, फ्लैजेला इनमें पाई जा रही है, ठीक है। बॉडी अगर वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, हमने ये कहा कि ये वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन है। क्लियर। और ये डायरेक्शन है हमारे पास एल्गी की। ये डायरेक्शन किसकी है बताइए, डायरेक्शन ऑफ एल्गी की, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट। कैसे बोलते हैं, यानी हमारे पास ये फ्लैजेला है तब ये हो रहा है, यानी फ्लैजेला हेल्प इन किस में बताइए, एक्टिव मूवमेंट में। किस में मदद करती है, एक्टिव मूवमेंट में मदद करती है। बट अगर कोई एक बॉडी है और इनके पास फ्लैजेला नहीं पाई जा रही है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं एल्गी विदाउट फ्लैजेला। कैसे ये बताइए, विदाउट अगर फ्लैजेला है तो पानी की डायरेक्शन अगर ये है, ध्यान समझिएगा, पानी की डायरेक्शन ये वाटर डायरेक्शन है, वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है बताइए, वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो पानी, ये जो एल्गी होगी उसकी भी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लैजेला है नहीं, तो जिस डायरेक्शन में पानी बहेगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास एल्गी भी फ्लोट करेगी, ठीक है। यानी हमारे पास ये कैसे मूवमेंट कहलाते हैं, ये पैसिव मूवमेंट कहलाते हैं। कैसे मूवमेंट कहलाते हैं बताइए, इस तरीके के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर। यानी फ्लैजेला आपको समझ में आ गया होगा हमारे किस में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, और वो भी एक्टिव मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में वो चाहेगा उस डायरेक्शन में जाएगा। बट अगर जिस एल्गी के पास फ्लैजेला नहीं है तो उसको पानी के सहारे रहना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में पानी जाएगी उसी डायरेक्शन में हमारा एल्गी जाएगा। यही फर्क होता है कि फ्लैजेला और विदाउट फ्लैजेला में। क्लियर। चलिए एक पॉइंट और समझते हैं। अगर हमने ये कहा कि अगर इफ फ्लैजेला प्रेजेंट, अगर फ्लैजेला क्या है बताइए, प्रेजेंट है, तो सेल कैसा होगा बताइए, मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल, तो सेल कैसा होगा, मोटाइल होगा। सेल कैसा दिखेगा आपको, मोटाइल दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोटाइल स्टेज की, अगर हम किसकी बात करते हैं,
मोटाइल स्टेज की बात करते हैं तो मोटाइल स्टेज किस में नजर आता है? अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, अगर हम किसकी बात करते हैं, ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में हमारे पास कुछ इस तरीके के फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये कैसे फ्लैजेला दिख रहे हैं? ये एपिकल फ्लैजेला दिख रहे हैं। कैसे फ्लैजेला दिख रहे हैं? एपिकल फ्लैजेला 2 to 8 फ्लैजेला होते हैं और ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, किसकी बात करते हैं? अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो जो फ्लैजेला होते हैं वो लेटरल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बताइए? इनके पास लेटरल फ्लैजेला होते हैं और अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर यही रेड एल्गी लेंगे, अगर यही रेड एल्गी लेंगे तो नो फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला नहीं है तो एक्टिव मूवमेंट या पैसिव मूवमेंट बताइए? देन पैसिव मूवमेंट, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब सुन लेते हैं दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये अभी सभी एल्गी के बारे में कॉमन पॉइंट बता रहे हैं, समझा है? रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर तीसरा हम आपको समझाना चाह रहे हैं हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीनों को अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, क्लियर? लाइफ साइकिल तो नहीं, पहले हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक समझा रहे हैं, क्लियर? इधर देखिएगा, अगर हमने कोई एक सेल बनाया यहाँ पे, क्लियर, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाया, कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके का, जब इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो दिखाई दे रही है वो सब के सब हैप्लॉइड सेल से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है बताइए? सब के सब कैसे सेल से मिलकर के बने बताइए? सब के सब कैसे मिलकर के बने हैं? यानी ये पूरा का पूरा बॉडी ही कैसा है बताइए? ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी है बताइए? हैप्लॉइड बॉडी है। अगर इस हैप्लॉइड बॉडी से मुझे गैमेट बनाना हुआ, मुझे क्या बनाना हुआ बताइए? गैमेट बनाना हुआ। गैमेट कैसा है मेरा? हैप्लॉइड। आप हमें बताइए यहाँ पे मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा? बोलिए क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। क्यों आपने बोला ऐसा? क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी भी है और हैप्लॉइड गैमेट भी है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना होगा तो क्या कहलाएगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। जब भी ये गैमेट आगे चलेगा, ग्रोथ करेगी, तो ये गैमेटोफाइट बनाएगी। क्या बनाएगा बताइए? ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? गैमेटोफाइट। आप हमें बताइए गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? अरे बोलिए, ये भी हमारा कैसा होगा? हैप्लॉइड। यानी गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। क्लियर हो गया? अब सुन दे जैसे डिप्लॉन्टिक किसे कहते हैं? डिप्लॉन्टिक को समझेंगे। हमने ये कहा कोई एक बॉडी बनाई हमने, और इस बॉडी में जो भी बॉडी बनी है किसी न किसी एक सेल से मिलकर के बनी है। और अगर सारे के सारे सेल्स अगर डिप्लॉइड हैं, सारे के सारे सेल्स कैसे हैं बताइए? सभी सेल्स कैसे हैं बताइए? डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये बॉडी कैसी होगी बताइए? ये बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉइड बॉडी होगी, यानी ये 2n होगा। अगर इसको हमें गैमेट बनाना है, अगर क्या बनाना है?
गैमेट बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है। डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा बताइए? डिप्लॉइड से अगर हमें क्या बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करनी पड़ेगी। ये मियोसिस हो गई, ठीक है। और मियोसिस हमारे पास, मियोसिस के बाद गैमेट बनते हैं। जब भी ये ग्रोथ होगा तो ये क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये क्या बनाएंगे बताइए? स्पोरोफाइट बनाते हैं। और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं हमारे पास? डिप्लॉइड होते हैं। क्लियर? जल्दी करिएगा, आगे बढ़ते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी हमने बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये हमने बॉडी बनाई, बॉडी की कुछ सेल्स हमारे पास, ध्यान से देखिए, कुछ सेल्स हमारे पास क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। कैसी होती है बताइए? कुछ सेल्स कैसी हैं बताइए? डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। कुछ सेल्स हमारे पास हैप्लॉइड है। कुछ सेल्स कैसी हैं? इनको हम हैप्लोडिप्लॉइड बोलते हैं। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं बताइए? हैप्लोडिप्लॉइड बोलते हैं। क्लियर? और जब भी ये क्या करती हैं कि हमारे पास ग्रोथ करती हैं तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। ठीक, ये जो होती है स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल होती है, और ये कैसी होती हैं? गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल होती है। अब हेडिंग डालते हैं हमारे पास, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ाना है, ठीक है। हेडिंग हो गई हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आप खुद ही बताएंगे, सारी चीजें आपको खुद क्लियर हो जाएंगी। इधर देखिएगा, मेन प्लांट बॉडी क्या है हमारा? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा है बताइए हमारे पास? 2n। यानी इनके पास जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट जो बॉडी है वो क्या है बताइए? मेन प्लांट बॉडी क्या है बताइए? गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट कैसा था बताइए? हैप्लॉइड था। कैसा था? हैप्लॉइड। जब भी ये गैमेट बनाएगा, जब भी ये गैमेट बनाएगा तो कैसे गैमेट बनाएंगे? हैप्लॉइड। मियोसिस से कि माइटोसिस से? माइटोसिस डिवीजन किया इसने। क्लियर? फिर ये गैमेट क्या होते हैं? दो तरीके के गैमेट बनते हैं। क्लियर? एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा। एक मेल हुआ और एक फीमेल हुआ, ठीक है। अब इस मेल गैमेट का और इस फीमेल गैमेट का क्या होगा बताइए? क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बताइए हमारे पास? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा हुआ? 2n। इस जाइगोट में अब मियोसिस होगी। क्या होगा? मियोसिस। जब भी डिप्लॉइड सेल्स मियोसिस करती है तो क्या बनाती है? स्पोर बनाएगी। तो यानी ये क्या बनेगा अब? स्पोर। यानी क्या बनेगा? हैप्लॉइड। और जब ये स्पोर क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है बताइए? ग्रोथ करता है। यानी ग्रोथ एक तरीके का कैसा? माइटोटिक। क्लियर? हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बना। क्लियर? ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक। इनके मैक्सिमम लाइफ साइकिल के स्टेज में मैक्सिमम माइटोटिक डिवीजन होता चला आया है। यहाँ पे माइटोसिस हुआ, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। कम समय के लिए क्या हुआ बताइए हमारे पास? यानी हैप्लॉइड स्टेज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही डिप्लॉइड स्टेज आया। बोलिए बात सही है? यही भर तो डिप्लॉइड आया, बाकी सब का सब क्या था? हैप्लॉइड ही तो था। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। मैक्सिमम बार क्या हो रहा है बताइए?
हेप्लॉइड ही तो आ रहा है, मैक्सिमम बार क्या हो रहा है बताइए, हेप्लॉइड ही तो आ रहा है, यही भर तो डिप्लॉयड है, यही भर तो डिप्लॉयड है, बोले बात सही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जिनके लाइफ साइकिल के स्टेज में मैक्सिमम लाइफ साइकिल में हेप्लॉन्टिक यानी लाइफ साइकिल कैसी हो, हेप्लॉइड स्टेज ज्यादा हो, गैमेट भी हेप्लॉइड, मेन प्लांट भी हेप्लॉइड, स्पोर भी हेप्लॉइड, सब कुछ हेप्लॉइड है, सिर्फ और सिर्फ कम समय के लिए जाइगोट बना, बहुत ही मिनिमम समय के लिए। ठीक है, वो फिर फर्दर क्या हो गया, हेप्लॉइड बन गया। तो ऐसे लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे हम, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, मियोसिस कहाँ हो रही है बताइए, मियोसिस कहाँ हो रही है, जाइगोट के अंदर, इसलिए इनका एक नाम है जाइगोटिक मियोसिस होती है इनके अंदर। कैसी मियोसिस होती है बताइए, जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस। जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस। क्लियर। हमारे लिए क्या जरूरी है, एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ दी एल्गी जो होते हैं, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है मोस्ट ऑफ दी एल्गी शोज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, सभी एल्गी कैसी होती हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। ठीक है, मैक्सिमम एल्गी कैसी होती है बताइए, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़े। दूसरा आता है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड क्या आता है हमारे पास, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड क्या आता है हमारे पास, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझा है? चलिए देखिएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी इज क्या, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट, यानी कैसी होती है, 2n होती है। क्लियर। अब यहां देखिए ध्यान से, आप खुद ही बताइएगा, ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है बताइए, 2n। जब भी ये क्या करेगा कि मियोसिस करेगा, जब भी ये मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। क्लियर। स्पोर कैसा होता है, हेप्लॉइड। क्लियर। अब ये क्या करते हैं, स्पोर्स आगे चल करके आपस में दो तरीके के स्पोर्स बनाएंगे, एक और दो। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बताइए हमारे पास, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा, 2n। और जाइगोट जब भी आगे चल करके क्या बनेगा, मियोसिस करेगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद तुरंत इमीडिएट ये क्या करता है, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में कोई स्टेज नहीं आती। समझ आई बात। यानी हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इमीडिएट कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, यानी 2n से 2n में हो गया। मियोसिस की माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन। समझे मेरी बात को, यानी हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिप्लॉयड स्टेज ही आ रहे हैं। क्लियर। हेप्लॉयड स्टेज कितने समय के लिए आया, स्पोर से ही तो सिर्फ और सिर्फ हेप्लॉयड बने, बोले बात सही है। यानी ये जो स्पोर हैं, ये जो स्पोर हैं, यही भर तो हेप्लॉयड हैं। क्लियर। बाकी कैसे हैं, डिप्लॉयड है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इनके पास आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। यानी कुछ एल्गी आपकी नजर आ गई ना, फ्यूकस कैसी एल्गी थी, ब्राउन एल्गी, यानी ये एक्सेप्शन है हमारे लिए। हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एल्गी लिखा था कि ऑल ऑफ द एल्गी, मोस्ट, यानी कुछ तो है ना। समझ बात। दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि आफ्टर
फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इमीडिएट कन्वर्ट इनटू किस में बताइए, स्पोरोफाइट में। जाइगोट भी 2n, ये भी 2n, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, सुनने जैसे। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या समझेंगे, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल दोनों आएंगे, ठीक है। जैसे इनमें दोनों प्लांट बॉडी पाई जाएंगी, एक गैमेटोफाइट भी पाया जाएगा। गैमेटोफाइट कैसा, हैप्लॉइड। ध्यान से देखिए, जब भी ये हैप्लॉइड माइटोटिक डिवीजन करता था तो क्या बनते थे बताइए, गैमेट्स बनते थे, हैप्लॉइड ही बनते थे। ये गैमेट्स दो तरीके के बनते थे, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। बोली बात सही है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब भी क्या करते थे, फर्टिलाइजेशन करते थे। क्या करते थे बताइए, जब भी फर्टिलाइजेशन करते थे तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता था बताइए, जाइगोट यानी 2n बनते थे। अब इस 2n के पास क्या होता था, माइटोटिक डिवीजन होता था। कैसा डिवीजन होता था बताइए, माइटोटिक डिवीजन होता था। तो एक सेल्स बनती थी, उस सेल्स को हम बोलते थे स्पोरोफाइट। बोले बात सही है। माइटोटिक डिवीजन बनने के बाद क्या बनता था, स्पोरोफाइट, यानी ये भी कैसा 2n। क्लियर। स्पोरोफाइट से आगे चल करके मियोसिस होगा। क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस से क्या बनते थे बताइए, स्पोर बनते थे, हैप्लॉइड। क्लियर। ये हैप्लॉइड स्पोर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल। फिर इनका क्या होता था बताइए, फर्टिलाइजेशन होता था। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनते थे बताइए, हमारे पास 2n। 2n के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बताइए, जाइगोट बनते थे। क्लियर। जाइगोट के बाद आगे यहाँ आगे चल करके क्या होता था, मियोसिस होती थी। कितनी बार कराओगे, चलिए सुनते ध्यान से। स्पोरोफिटिक के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनते थे, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनते थे, ठीक है। इस हैप्लॉइड स्पोर क्या करते थे, आगे चल करके तुरंत इमीडिएट गैमेटोफाइट बना लेते थे। कैसे डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके। कैसे डिवीजन करके, माइटोटिक। या फिर हम कह भी सकते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन करा करके ही बना देते हैं, ठीक है। चलिए करा ही देते हैं, सही जा रहा था सिस्टम। मेल एंड फीमेल बना करके फर्टिलाइजेशन करा करके 2n करा करके तुरंत क्या कर दीजिए, मियोसिस करा दीजिए। क्लियर, समझ आई बात, हो गया। आप इनमें देखेंगे कि कुछ चीजें लगातार क्या चल रहे हैं, हैप्लॉइड चल रहे हैं और कुछ चीजें डिप्लॉइड चल रही हैं। क्लियर। यानी हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल में क्या चल रहे हैं, डिप्लॉइड स्टेज चल रहे हैं और कुछ हमारे पास हैप्लॉइड स्टेज भी चल रहे हैं। क्लियर। तो जहां पे दोनों नजर आने लगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दोनों दिख रहे हैं ना। हमें एग्जाम्पल पे ध्यान तक करना है। एग्जाम्पल इनका है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, लेमिनेरिया, केल्प, पॉलीसाइफोनिया। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हमारे हो गए हैं। क्लियर।
और जनरल पॉइंट भी खत्म कर दिया हमने। क्लियर? बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना था? हैबिटेट पढ़ने थे, स्ट्रक्चर पढ़ना था, न्यूट्रिशन पढ़नी थी, और सेल की डिटेलिंग पढ़नी थी, पिगमेंट है या नहीं है, स्टोरेज है या नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। बेसिकली 4-5 पॉइंट पढ़ने थे, 4-5 पॉइंट पढ़ लिया। अब एक एक करके हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारी? ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालते हैं हमारे पास ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को नेक्स्ट टाइम करते हैं ना।